कैसी मशकूक हरकतें। ऑन ने अपना गुस्सा जब्त करते हुए कहा, वो रात को देर से वापस आता था, उसके पास से सिगरेट की स्मेल आती थी, और ये सब बातें मुझे मॉम ने पाकिस्तान आने के बाद बताई हैं। सनम ने रोते हुए बताया, तुम फिक्र ना करो सनम, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा और ना ही कोई तुम्हारे साथ बुरा करेगा। तुम मेरे साथ हो और यहाँ बिल्कुल महफूज हो। ऑन ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा तो सनम ने जल्दी से उसके हाथ से अपना हाथ निकाला और खड़ी हो गई। देखो, ये रिश्ता सिर्फ एक मजबूरी के तहत बना है और मैं राजी नहीं थी इस निकाह के लिए, तो तुम मुझसे दूर रहा करो, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती और ना कभी करूंगी। सनम ने खड़े होकर उंगली उठाकर उसे वार्न किया। जो कुछ देर पहले वाली सनम थी वो तो अब लग ही नहीं रही थी। उसकी बात सुनकर ऑन भी खड़ा हो गया। बेशक कुछ देर पहले इसकी बात सुनकर ऑन भी खड़ा हो गया। बेशक वो निकाह मजबूरी के तहत हुआ है, मगर अब तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम पर पूरा हक रखता हूँ, और तुम्हारे पास आने के लिए मुझे अब तुम्हारी इजाज़त की भी ज़रूरत नहीं है। ये बात अपने जहन में बिठा लो। ऑन ने खड़े होकर संजीदगी से कहते उसे बहुत कुछ बावर करवा दिया था। ऑन की बात सुनकर सनम उसे हैरानी से देखने लगी। जाओ, जाकर मुंह हाथ धो लो, खाने का टाइम हो रहा है, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। ऑन सनम को खुद की तरफ हैरानी से देखता पाकर संजीदगी से कहता कमरे से बाहर चला गया। एक आंसू उठ कर सनम के गाल पर बहा, जिसे उसने बेदर्दी से साफ किया और फ्रेश होने वाशरूम चली गई। और नीचे आया तो अजलान सोफे पर बैठा हुआ था। वो भी सोफे पर आकर बैठ गया। अभी वो बैठा ही था कि उसे दामिर सीढ़ियों से उतरता हुआ नजर आया। चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर ऑन ने सीटी बजाई। लगता है गुल ने इजहार मोहब्बत कर दिया है, जो आज हमारे संजीदा से बीस्ट के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई है। ऑन ने सीटी बजाकर शरारत से ऊंची आवाज में कहा। दामीर ने उसकी बात सुनकर उसे गुस्से से देखा। भाभी, आइंदा उसे नाम से नहीं बुलाना, बल्कि भाभी कहकर बुलाना है, समझे? दामीर ने उसके पास आकर गुस्से से कहा, अच्छा, गुस्सा क्यों कर रहे हो? जो वो छोटी है मुझसे, तो उसे नाम से बुलाऊंगा ना। और ने मासूमियत से कहा। तो उसकी बात सुनकर दामीर ने उससे घूरा। बेशक वो उम्र में तुमसे छोटी है, मगर मैं तो नहीं चाहूंगा कि मेरी वाइफ को कोई उसके नाम से मुखातिब करे। दामीर ने दूसरे सोफे पर बैठते हुए संजीदगी से कहा, अच्छा जी, मान लेते हैं तुम्हारी बात। मौन ने कंधे झुकाकर कहा तो जुलान हंस दिया, जबकि दामीर ने उसे एक घूरी से नवाजा। तुम ये बताओ कि तुम्हारा क्या सीन चल रहा है? एकदम से निकाह जिसकी हमें कोई खबर ही नहीं, और सनम पाकिस्तान कब आई है? तामीर ने संजीदगी से पूछा तो ऑन भी संजीदा हुआ। सनम कुछ दिनों पहले ही पाकिस्तान आई है, क्योंकि अंकल सईद रफीक की तबीयत खराब है, हार्ट अटैक हुआ है इन्हें। ऑन ने संजीदगी से बताया तो वो दोनों हैरानी से उसे देखने लगे। क्या मतलब? ये सब कैसे हुआ? अजलान ने हैरानी से पूछा तो ऑन ने इनको सारी बात बताई जो सनम ने उसे बताई थी। ये तो बहुत गलत हुआ है। तामीर ने सारी बात सुनकर अफसोस से कहा, हाँ, बहुत गलत हुआ है उसके साथ। खैर, खाने का वक्त हो गया है, तो मैं सनम को लेकर आता हूँ। ऑन खड़ा होकर कहता सीढ़ियाँ चढ़ता अपने कमरे में चला गया। ऑन जब कमरे में आया तो सनम फ्रेश हो चुकी थी। आज और नीचे खाना लग गया है। ऑन ने सनम के पास जाकर कहा, मुझे भूख नहीं, तुम खा लो। सनम संजीदगी से कहती जाने लगी। जब ऑन ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा तो वो उसके सीने से आ लगी। क्या बदतमीजी है! सनम ने गुस्से से अपनी कलाई छुड़वानी चाही। कुछ खा लो सनम, इस तरह तबीयत खराब हो जाएगी। ऑन ने नरमी से कहा, अच्छा ठीक है, मगर मुझे छोड़ो तो सही। सनम ने उकताकर कहा। हाथ छोड़ने के लिए तो नहीं थामा मैंने, ऑन ने मुस्कुराते हुए कहा, और उसका हाथ थामे कमरे से बाहर निकल गया। जबकि वो दोनों नीचे आए तो डाइनिंग टेबल पर महक, अजलान, गुल और दामीर बैठे हुए थे, जो इन्हीं का इंतजार कर रहे थे। सनम ने अभी तक नजरें उठाकर किसी को भी नहीं देखा था। वो दोनों आकर चेयर पर बैठे तो सबने खाना स्टार्ट कर दिया। ऑन ने सनम की प्लेट में चावल डाल दिए थे, जो वो आहिस्ता आहिस्ता खा रही थी। तुम सही से क्यों नहीं खा रही गुल, और इतना सा खाना क्यों डाला है? अपनी सेहत का तो ख्याल रखा करो। गुल की प्लेट में थोड़े से चावल देखकर दामीर उससे कहा। दामीर की आवाज़ सुनकर सनम के प्लेट में चम्मच हिलते हाथ रुके। सनम ने नजरें उठाकर अपने बिल्कुल सामने बैठे दामीर की तरफ देखा, जिसका ध्यान गुल की तरफ था। सनम ने बेयकीनी से ऑन की तरफ देखा, जो उसे ही देख रहा था। सनम के जहन में यही सवाल चल रहा था कि ऑन
ان کے ساتھ رہتا ہے۔ اس نے گل کی طرف دیکھا جو دامیر سے کچھ کہہ رہی تھی۔ گل اور دامیر کو دیکھ کر اتنا تو پتہ چل گیا تھا کہ وہ دامیر کی بیوی ہے۔ اس نے اپنی نظریں دوبارہ جھکا لی تھیں۔ صنم کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا، جانے کیوں آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کی نظروں کے سامنے وہی سین لہرا رہے تھے جب وہ دامیر سے اپنی محبت کی بھیک مانگ رہی تھی اور دامیر نے اسے بری طرح دھتکارا تھا۔ یہ سب یاد آتی ہی اس کی گرفت چمچ پر مضبوط ہو گئی۔ اس کا اب یہاں بیٹھنا مشکل ہوتا جا رہا تھا تو وہ اٹھ کر جانے لگی جب اون نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ کہاں جا رہی ہو؟ کھانا تو کھا لو۔ اون نے اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس چیئر پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ سب ان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ اور مجھے موم ڈیڈ کے پاس واپس جانا ہے، مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، صنم نے بغیر نظریں اٹھائے کہا، کیونکہ وہ اپنے آنسو کسی کو بھی دکھانا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی بات سن کر مہک اور گل اسے حیرانی سے دیکھنے لگی۔ اگر تمہیں واپس ہی بلانا ہوتا تو نہ تو میں کبھی تمہیں میرے ساتھ نکاح کر کے نہیں بھیجتے، اون نے سنجیدگی سے کہا۔ تو صنم نے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ۔ تمہارے اس بیسٹ آپشن تو وہ حارث ہی تھا۔ صنم کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کیا بول گئی ہے۔ اس کی بات سن کر مہک اور گل کا حیرانی سے منہ کھل گیا تھا، جبکہ اذلان اور دامیر اون کے تاثرات نوٹ کر رہے تھے۔ اون کے چہرے پر ابھی ایسا کوئی تاثر نہیں تھا جس سے وہ جان پاتے کہ اون صنم کی بات سن کر کیا کرے گا۔ اون کو غصہ تو بہت آیا صنم پر، مگر اس نے اپنے تمام تاثرات بہت مہارت سے چھپائے۔ اون نے صنم کے ہاتھ پر غصے سے گرفت مضبوط کی تو صنم کا دل چاہا پھٹ پھٹ کر رو دے۔ صنم نے آنسو بھری نظروں سے اون کو دیکھا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، نفرت کرتی ہوں میں تم سے، سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اگر تم ہاسپٹل نہ آتے تو ڈیڈ کبھی بھی میرا نکاح تم سے نہ کرتے۔ آئی ہیٹ یو۔ آخرکار صنم کا صبر ٹوٹا اور وہ پھٹ پھٹ کر رو دی۔ مہک اور گل کو تو صنم کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ وہ کیوں ایسا کر رہی ہے، جبکہ اذلان اور دامیر جانتے تھے کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے۔ اون نے اس کا ہاتھ چھوڑا تو وہ جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ ابھی کے ابھی مجھے واپس چھوڑ کر آؤ، مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ، صنم نے روتے ہوئے کہا۔ صنم خاموش ہو جاؤ اور چلو کمرے میں۔ اون صنم کا ہاتھ پکڑ کر اسے اوپر لے کر جانے لگا، جبکہ وہ روتے ہوئے مسلسل خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، جو ناممکن تھا۔ گل اور مہک حیران پریشان سی یہ سب دیکھ رہی تھی، جبکہ دامیر اور اذلان ایک گہری سانس بھر کر رہ گئے۔ ماضی 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ مہک کی حالت پہلے سے بہتر تھی، مگر زخم گہرے تھے۔ ڈاکٹر کو تو مہک کے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی، مگر اللہ نے مہک کو ایک نئی زندگی بخشی تھی۔ مہک کو اس 1 ماہ میں صرف 1 مرتبہ ہوش آیا تھا اور وہ چیخنے لگی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے پرسکون کرنے کے لیے نیند کا انجیکشن لگایا تھا، جس سے وہ سو گئی تھی اور اس کے بعد سے اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ وہ کوما میں بھی جا سکتی ہے، مگر ابھی تک وہ بہتر تھی۔ گل اگلے دن ہی اپنا گھر چھوڑ کر ایک ہوٹل آ گئی تھی اور وہاں پر اس نے ایک کمرہ بک کروایا تھا۔ اس کے پاس جتنے پیسے تھے اس لحاظ سے وہ صرف 2 دن ہی ہوٹل کے کمرے میں رہ پائی تھی۔ اس کے بعد سے وہ ایک چھوٹے سے گھر میں رہ رہی تھی جو ہرمین کے والد نے اسے ڈھونڈ کر دیا تھا، اور اب وہ ایک ریسٹورنٹ میں جاب کر رہی تھی اور وہاں سے ملنے والی سیلری سے وہ گھر کا کرایہ دیتی تھی اور گھر کا راشن بھی انہی پیسوں سے آتا تھا۔ ہرمین نے اسے کافی مرتبہ کہا تھا کہ وہ اس کے گھر آ کر رہ لے، مگر گل نے انکار کر دیا تھا۔ اس نے اپنی پڑھائی بھی چھوڑ دی تھی اور اب وہ صرف جاب کرتی تھی۔ اسے ہر روز اپنی بے بسی کا احساس ہوتا تھا اور اس کا دل کرتا تھا کہ چیخ چیخ کر روئے۔ اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ابراہیم صاحب نے پراپرٹی داؤد کے نام کیوں کی ہے، بقول گل کے۔ قاسم خان نے ابراہیم صاحب کی پراپرٹی کے پیپرز تیار کروائے تھے اور ان پر جعلی سائن کروا کر گل کے پاس بھیجے تھے۔ قاسم خان جانتا تھا کہ ابراہیم صاحب کی ایک بیٹی زندہ ہے۔ اس نے گل کو دیکھا تو نہیں تھا، پر نہ ہی دیکھنا چاہتا تھا، کیونکہ اس کا گل سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اس کا مقصد تو صرف ابراہیم صاحب کی فیملی کو برباد کرنا تھا، جو وہ کر چکا تھا، اور اس کے نزدیک یہ اچھا ہی تھا کہ ایک تو ایسا فرد تو ہو ابراہیم صاحب کے گھر کا جو اپنے گھر والوں کو یاد کر کے تڑپے۔ ابراہیم صاحب کا سارا بزنس اب قاسم خان کے انڈر تھا، جبکہ گل بے بسی سے اپنے
अपने साथ हुए किस्मत के खेल को देखती रह गई, जो पल में उसका सब कुछ छीन कर ले गई थी। दामिर जो पहले ही बात कम करता था, अब बिल्कुल ही खामोश हो चुका था। उसकी आंखें की वहशत देख कर हर कोई डर जाता था। दामिर जब भी किसी को मारता तो वो पहले से भी ज्यादा बुरे तरीके से मारता था, और अजलान ये सब देखकर एक पल को कांप जाता था। दामिर इस वक्त अपने कमरे में बैठा हुआ था और ऑन से फोन पर बात कर रहा था। तुम सनम से मोहब्बत करते हो ना? हमेशा की तरह आज भी दामिर ने ऑन से ये सवाल किया, और ऑन भी हर बार की तरह आज भी मुकर गया। कैसी बातें कर रहे हो दामिर, मैं नहीं करता सनम से मोहब्बत, और तुम हर मर्तबा यही सवाल क्यों पूछते हो? ऑन ने आज भी मानने से इनकार कर दिया। आज झूठ नहीं बोलना ऑन, मुझे सच सच बताओ, तुम सनम से मोहब्बत करते हो ना? आज झूठ नहीं बोलना, तुम हमेशा यही कहते हो। दामिर ने आज ठान ली थी कि वो ऑन से सच उगलवा कर ही रहेगा। ऑन ने एक गहरी सांस भरी। हाँ, करता हूँ मोहब्बत, और वो भी आज से नहीं बल्कि तब से जब से मैंने उसे देखा है। वो पहली नज़र की मोहब्बत है मेरी। और ने आज बता ही दिया कि क्योंकि आज से पहले दामिर उसका जवाब सुनकर खामोश हो जाता था, मगर आज शायद दामिर ने ठान ली थी कि वो ऑन से सच जानकर ही रहेगा। तो इजहार किया उसने उससे के नहीं। दामिर के पूछने पर ऑन के जहन में वसीम लहराया जब उसने सनम से इजहार मोहब्बत किया था। सनम, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मुझे तुमसे पहली नज़र में ही मोहब्बत हो गई थी, और मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ऑन ने उम्मीद से सनम की तरफ देखते हुए मोहब्बत से कहा। सनम ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। तुम दोनों भाइयों ने मुझे समझा क्या हुआ है? एक मुझे धुतकार कर जाता है और दूसरा आकर जख्मों पर मरहम रखता है। नहीं मिस्टर ऑन, मैं तुम दोनों को खुद के साथ ये करने नहीं दूंगी। सनम ने गुस्से से चीख कर कहा। तो ऑन के अंदर कुछ टूटा, शायद उम्मीद। ओ, अब मुझे शायद समझ आया, तुमने दामिर को पहले ही बता दिया होगा कि मैं तुम्हें पसंद हूँ, इसीलिए उसने मुझे इनकार कर दिया, राइट? मैं भी कितनी पागल थी, कुछ समझ ही नहीं पाई। सनम ने खुद से ही बहुत कुछ सोच कर रख दिया था। नहीं सनम, मैंने किसी को नहीं बताया इस बारे में, तुम मेरा यकीन करो। ऑन ने सनम के गलत समझने पर उसे यकीन दिलाया। बस करो झूठ बोलना ऑन, मुझे नफरत हो रही है तुमसे। मुझे तुमसे भी नफरत है, दामिर से भी है, अजलान से भी है। आखिर क्यों आए तुम तीनों मेरी जिंदगी में? नफरत करती हूँ मैं तुम सबसे, चले जाओ, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। सनम ने चीख कर कहते हुए अपनी आंखों से आंसू साफ किए जो जाने कब उसके गाल पर बहे थे। ऑन उसे एक नज़र देखते वहां से चला गया। क्या हुआ, बोल भी दो कुछ। दामिर की आवाज़ से वो सोचों से बाहर निकला और अपनी आंखें साफ की। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ऑन ने कहते ही कॉल काट दी, जबकि दामिर एक गहरी सांस भरकर रह गया। हाल, वो लड़की जिंदा है नादर। कासिम खान ने नादर को महक के जिंदा होने के बारे में बताया। जब हम वहां से गए थे तो उसकी सांसें चल रही थी। इसका मतलब हमारे जाने के बाद वहां कोई आया था जिसने उस लड़की को बचाया है, कासिम खान ने सोचते हुए कहा। और वो कोई और नहीं बल्कि वो अजलान था, जिसके साथ जिसके बीवी को मैंने मारा था। और अजलान दामिर का दोस्त है और उसी के घर में रहता है। और अब तो बीस्ट से रूबरू होकर मिलने की चाह बढ़ती ही जा रही है, तो अब एक सरप्राइज तो बेस्ट को देना ही पड़ेगा। कासिम खान ने संजीदगी से कहते कहका लगाया। कल ही उसके घर जाना पड़ेगा। अब तो जरा देखो तो क्या है वो, कहाँ तक है उसकी पहुंच? कासिम खान ने एक मरतबा फिर शैतानी कहका लगाकर कहा, जबकि नादर ने उसकी सारी बात खामोशी से सुनी और कहा कुछ नहीं। दामिर ऑन भाई की जो वाइफ है, उनका नाम क्या है? कमरे में आने के बाद गुल ने दामिर से पूछा। सनम नाम है, दामिर ने संजीदगी से बताया, और बेड पर जाकर बैठ के कौन से टेक लगाकर टांगे ऊपर कर ली। गुल भी बेड पर जाकर उसी के अंदाज में बैठ गई और दामिर के सीने पर सर अटकाकर उसके गिर्द अपना मासूम हाथ स्कैम किया। दामिर, गुल ने थोड़ी देर बाद उसे पुकारा। दामिर उसके बालों में उंगलियां चला रहा था और वो सुकून से उसके सीने से सर अटकाए बैठी थी। सनम क्या कह रही थी? सनम क्या कह रही थी? वो तो क्यों ऑन भाई से नफरत करती है? गुल ने थोड़ा सा सर उठाकर दामिर को देखते हुए कहा, तुम उनके बारे में मत सोचो, सिर्फ मेरे बारे में सोचो। दामिर ने गुल की पेशानी पर लब रखते हुए कहा। अच्छा जी। गुल ने हंसकर कहते उसके गाल पर लब रखे और दोबारा उसके सीने पर सर अटका गए। आज मेरी वाइफ को मुझ पर बहुत प्यार आ रहा है, दामिर ने मुस्कुराते हुए कहा। तो गुल शर्मा गई। यस माई हैसम डेवल, गुल ने मुस्कुराते हुए शरारा से कहा। तो दामिर हंस पड़ा। अब तो तुम्हें मेरे करीब आने से वहशत नहीं होती ना? कुछ देर बाद दामिर ने पूछा। तो गुल ने सर उठाकर उसे देखा। हाँ, नहीं होती, मगर मुझे जुल्म से वहशत हो जालिम
ظلم سے وحشت ضرور ہوتی ہے، اور جو آپ پہلے مجھ پر ایسے حق جماتے تھے جیسے میں آپ کی غلام ہوں، اس سے بھی مجھے وحشت ہوتی ہے۔ آپ بس ذرا جنونی پن نہ دکھایا کریں۔ گل نے منہ بنا کر کہا، تم پر صرف میرا حق ہے، اسی لیے تمہیں خود سے دور کیسے جانے دے سکتا ہوں، مگر تم بھی تھی کہ ہر وقت بھاگنے کے پلانز بناتی رہتی تھی، تو مجھے جنونی ہونا پڑتا تھا۔ دامیر نے مسکراہٹ دبا کر کہا تو گل ہنس دی، اچھا تو اب میں یونیورسٹی جا سکتی ہوں؟ اب میں آپ سے دور کیوں جاؤں گی میرے پیارے داؤد، تو مجھے اجازت دے دیں۔ گل نے معصومیت سے کہنے پر دامیر ہنس پڑا، اچھا ٹھیک ہے چلی جانا۔ دامیر نے ہنستے ہوئے کہا تو گل خوشی سے چکتے ہوئے اس سے دور ہوئی۔ جب دامیر نے اسے اپنی طرف کھینچا، تم نے اپنا وعدہ توڑا ہے، دامیر نے سنجیدگی سے کہا تو گل اسے حیرانی سے دیکھنے لگی، کون سا وعدہ؟ گل نے ناسمجھی سے پوچھا، آج صبح ہی تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھ سے دور نہیں جاؤ گی، اور اب تم نے مجھ سے دور ہو کر اپنا وعدہ توڑا ہے۔ دامیر نے سنجیدگی سے کہا، مگر اس دوری سے مراد کہ میں کہیں بھاگوں گی نہیں۔ گل نے پریشانی سے کہا، نہیں، اس دوری سے مراد یہ والی دوری بھی ہے۔ دامیر نے کہتے ہی اسے اپنے نیچے کیا اور خود اس پر جھک آیا۔ آپ بہت چلاک ہیں، اب اس بات کا آپ فائدہ اٹھائیں گے، یہ چیٹنگ ہے، گل نے خفگی سے کہا۔ اس کی بات سن کر دامیر کہکا لگا پڑا، یہ تو پہلے سوچنا چاہیے تھا نا سویٹ ہارٹ، دامیر نے کہکا لگا کر کہا تو گل نے اس کے سینے پر مکے جڑے، بہت برے ہیں آپ، صحیح کہتی ہوں میں آپ کو ڈیول، گل نے منہ پھلا کر کہا تو دامیر ہنس دیا، چلیں آپ پیچھے ہٹیں مجھ سے، گل نے چہرہ موڑ کر ناراضگی سے کہا، ہو جاؤ پیچھے۔ دامیر نے اس کی تھوڑی سی پکڑ کر چہرہ اپنی طرف کر کے گل کی ڈارک براؤن آئیز میں دیکھتے ہوئے کہا، اور ہمیشہ کی طرح گل اس کی خوبصورت نیلی آنکھوں میں کھو گئی۔ اس کی ہمیشہ کی طرح کھو جانے پر دامیر کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ آئی اور اس کے ڈمپلز نمایاں ہوئے، اتنی خوبصورت آنکھیں ہیں، مجھے دے دیں؟ گل نے معصومیت سے کہا تو دامیر ہنس پڑا، تمہیں کیسے دے دوں میری جان، اور اگر تمہیں دے بھی دوں تو تم مجھ پہ ہمیشہ کی طرح کھوئی رہو گی، کھوگی کیسے؟ دامیر نے ہنستے ہوئے کہا تو گل نے منہ بنا لیا۔ اس کے منہ بنانے پر دامیر کہکا لگا پڑا۔ اذلان اور مہک اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھ کر سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ اذلان موبائل استعمال کر رہا تھا جبکہ مہک آرام سے بیٹھی اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ اذلان، مجھے لگتا ہے کہ اون بھائی کی وائف خوش نہیں ہے، مہک نے اذلان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو اذلان نے موبائل سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف دیکھا، تم ان کی فکر کیوں کر رہی ہو؟ اذلان نے موبائل سائڈ پر رکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا، فکر کیوں نہ کروں اذلان، وہ خوش نہیں ہے اس رشتے سے، اس کی وجہ کیا ہے؟ مہک نے پریشانی سے کہا، وہ اس رشتے سے خوش کیوں نہیں ہے، اس بارے میں تو صرف صنم ہی بتا سکتی ہے۔ اذلان نے لا علمی سے کہا، صنم اون بھائی کی وائف کا نام ہے؟ مہک نے سوالی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، ہاں۔ اذلان یک لفظی جواب دے کر خاموش ہو گیا۔ اچھا، مہک نے گہری سانس بھر کر کہتے آنکھیں بند کر لیں جبکہ اذلان دوبارہ موبائل استعمال کرنے لگ گیا تھا۔ ماضی، سر آپ سے کوئی ملنے آیا ہے، ملازم نے آ کر آدم صاحب کو بتایا جو اخبار پڑھ رہے تھے۔ کون آیا ہے؟ آدم صاحب نے اخبار بند کرتے ہوئے پوچھا، یہ تو نہیں پتا سر، بس اتنا کہا ہے کہ مجھے آدم صاحب سے ملنا ہے، ملازم نے تابعداری سے نظریں جھکائے بتایا۔ اچھا تو مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، میں آتا ہوں۔ آدم صاحب نے کچھ سوچ کر کہتے اجازت دی۔ وہ کھڑے ہوئے تو ان کی نظر مہک کے کمرے کی طرف گئی۔ دامیر نے انہیں سب کچھ بتا دیا تھا، جیسے سن کر آدم صاحب کو اپنے بیٹے کے لیے کافی دکھ ہوا تھا۔ آدم صاحب ایک گہرا سانس بھر کر ڈرائنگ روم میں چلے گئے۔ وہ اندر داخل ہوئے تو وہاں کوئی آدمی ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے آرام سے بیٹھا ہوا تھا۔ معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ آدم صاحب نے سلام کر کے صوفے پر بیٹھتے ہوئے نرم مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، میں قاسم خان ہوں آدم صاحب، اور میں آپ کا بزنس پارٹنر بننا چاہتا ہوں۔ قاسم خان نے ایک سائڈ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ قاسم خان نے ابراہیم صاحب کی کمپنی کا نام بدل کر اس کی جگہ اپنا چنا ہوا نام رکھ لیا تھا۔ معاف کیجیے گا، میں پہلے ہی کسی کے ساتھ ڈیل کر چکا ہوں اور میں یہ بھی نہیں جانتا کہ آپ کی کمپنی کون سی ہے، مگر میں پہلے ہی کسی کے ساتھ ڈیل کر چکا ہوں۔ آدم صاحب نے آرام سے جواب دیا، مطلب آپ کی طرف سے انکار ہے؟ قاسم خان نے سنجیدگی سے پوچھا، جی قاسم صاحب۔ آدم صاحب نے اب بھی تحمل سے کہا، سوچ لیں مسٹر آدم۔ قاسم خان کی آواز میں وارننگ تھی۔
कासिम साहब, मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं किसी और से डील कर चुका हूँ, तो आप बार बार क्यों पूछ रहे हैं? आदम साहब ने अब संजीदगी से कहा। मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे इनकार करने वाला आज तक जिंदा नहीं बचा। कासिम खान ने संजीदगी से खड़े होकर कहते गन निकाली और आदम साहब पर चला दी। गन चुनाचा साइलेंट थी, इसीलिए आवाज नहीं गूंजी थी। आदम साहब ने सीने से निकलते खून पर अपना हाथ रखा और नीचे गिर गए। कासिम खान इनके पास गया और इनकी कलाई पर अपने नाम NO डेथ की मेहर लगाई और आदम साहब के चेहरे की तरफ देखा। उनकी आखिरी सांसें चल रही थी, सीने पर हाथ रखा, हाथ कांप रहा था। मुझे इनकार करने की सिर्फ एक ही सजा है आदम साहब, और वो है मौत। कासिम खान ने शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए कहा और एक जानदार कहका लगाया। कासिम खान खड़ा हुआ और वहां से निकलता चला गया। कासिम खान को गए अभी कुछ वक्त ही हुआ था जब वारमीन वहां आई और आदम साहब को खून में लथपथ देखकर उसकी चीख निकल गई। बाबा! वो चीख कर कहते उनकी तरफ भागी और उन्हें हिलाने लगी, मगर तब तक आदम साहब की सांसें दम तोड़ चुकी थी। ये सब देखकर अरमीन रोने लगी। अजलान! वो रोते हुए अजलान को आवाजें देने लगी। अरमीन की रोती हुई आवाज सुनकर अजलान भागता हुआ अंदर दाखिल हुआ। अभी वो कुछ कहता कि आदम साहब के बेजान वजूद को देखकर वो सख्त रह गया। हाल! ऑन ने सनम को कमरे में लाकर गुस्से से बेड पर फेंका। क्या बकवास कर रही थी तुम नीचे सबके सामने कि मेरे से बेस्ट ऑप्शन वो नशेई हारिस है? बोलो। ऑन ने सनम का चेहरा हाथ में दबोच कर गुस्से से पूछा, जबकि सनम ऑन के ऐसे रद्द-ए-अमल पर डर गई थी। ऑन, ये तुम कैसे? सनम की बात बात अभी मुकम्मल नहीं हुई थी जब ऑन की धाड़ पर उसने खौफ से आंखें बंद कर ली। जो पूछा है उसका जवाब दो, ऑन ने धाड़ते हुए कहा। उससे किसी सूरत ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि सनम ने हारिस को इससे बेस्ट ऑप्शन कहा था। आई एम सॉरी ऑन, प्लीज, मुझे दर्द हो रहा है, सनम ने रोते हुए कहा। तो ऑन ने एक झटके से उसका चेहरा छोड़ा। आइंदा अगर ऐसा कुछ कहा तो अपने अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी, समझी? ऑन ने गुस्से से पूछा। तो सनम ने रोते हुए सर हाँ में हिला दिया। मुझे यहाँ नहीं रहना। थोड़ी देर बाद सनम ने घुटी घुटी आवाज में रोते हुए ऑन से कहा। इसकी बात सुनकर ऑन ने उसे गुस्से से देखा। क्यों क्यों नहीं रहना यहाँ? ऑन ने गुस्से से पूछा। अब वो उसे क्या बताती कि वो दामीर की वजह से यहाँ रहना नहीं चाहती? अगर दोस्त होते तो वो बता भी देती, मगर अब वो उसके निकाह में थी तो कैसे कहती इससे? सनम ने उससे कोई जवाब नहीं दिया तो ऑन उसे घूरता कमरे से बाहर चला गया, जबकि सनम बेड पर लेटी रोने लगी थी। अच्छा, बहुत अच्छा लगा आज तुम्हारे घर आकर, दामीर उफ बेस्ट, कासिम खान ने हंसते हुए दामीर से कहा, जो वो बिल्कुल उसके सामने खड़ा था और खून ख्वार नजरों से कासिम खान को घूर रहा था। रात 1 बजे का वक्त था और सब सो रहे थे और वो दोनों इस वक्त लॉन्ज में खड़े थे। लॉन्ज में अंधेरा छाया हुआ था और चांद की रोशनी खिड़की से इन दोनों के चेहरों पर पड़ रही थी। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आज तुम्हें खुद के सामने देखकर, कासिम खान उफ नेम ऑफ डेथ। दामीर ने खून ख्वार नजरों से उसे देखते हुए लफ्ज चबा चबा कर कहा। उसकी बात सुनकर कासिम खान कहका लगा पड़ा। तुम्हारा दिल चाह रहा होगा कि तुम मुझे जान से मार दो, मगर गेम में थोड़ा सस्पेंस भी तो अच्छा लगता है ना? कासिम खान ने हंसते हुए कहा। सही कहा तुमने कासिम खान, गेम में थोड़ा सस्पेंस तो अच्छा लगता है, इसीलिए मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा, इतनी आसान मौत नहीं दूंगा तुम्हें। तामीर ने एक साइड मुस्कुराहट के साथ कहा। तो उसकी बात सुनकर कासिम खान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से पकड़ पाओगे? अगर गेम को ऐसा ऐसा सस्पेंस के साथ खेला जाए तो ही मजा आता है, जल्दबाजी में इंसान इतना ही नुकसान करता है। कासिम खान ने जहरीली मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए कहा। जल्दबाजी तो तुम करते हो कासिम खान, जिसका नुकसान तुम्हें जल्द ही उठाना पड़ेगा। और जहां तक बात है ऐसा ऐसा गेम खेलने की, तो सीधा सीधा क्यों नहीं कहते कि तुम मुझसे मोहलत मांग रहे हो बचने की? दामीर ने तंजिया मुस्कुराते हुए कहा। तो उसकी बात सुनकर कासिम खान का चेहरा जब्त से सुर्ख हो गया। तो जाओ कासिम खान, आखिरी मर्तबा जितनी मौज करनी है इस दुनिया में कर लो, मगर उसके बाद तुम्हें खुद के पैदा होने पर भी पछतावा होगा। देख तू, मैंने तुम्हें लिया है और अब करीब तुम्हारी मौत भी मेरे हाथों होगी, दामीर ने तंजिया हंसते हुए कहा, जबकि कासिम खान ने गुस्से से मुठ्ठियां भीजी। अब तुम ये सोच रहे होगे कासिम खान कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने क्यों दे रहा हूँ? तो मरने से पहले तुमने जितनी ऐश करनी है कर लो, क्योंकि उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आज तक तुमने मेरे अपनों को मुझसे दूर किया है ना, तो समझ लो दामीर दाऊद आदम ने पहली मर्तबा अपने सबसे बड़े दुश्मन को मोहलत दी है और गेम आहिस्ता आहिस्ता
हमेशा सस्पेंस के साथ खेली जाए तो ही मज़ा आता है ना, तो समझ लो गेम शुरू हो चुकी है और यही पहला सस्पेंस है कासिम खान। बहुत जल्द इस गेम का इख्तिताम भी होगा। दामीर ने कासिम खान के दिल में आए सवाल का जवाब बहुत तहम्मुल से दिया और कासिम खान के चेहरे की उड़ी हुई रंगत को देखा और तंजिया मुस्कुराहा। बहुत कह लिया तुमने दामीर दाऊद आदम, मगर मेरी भी एक बात सुन लो, अगली मरतबा जब मैं इस घर में आऊँगा तो इस घर से एक मौत तो ज़रूर होगी। कासिम खान ने खुद पर काबू पाकर दामीर को धमकी दी और जैसे आया था वैसे चला गया। उसे मेरी तरफ से दी हुई मोहलत समझ लो कासिम खान, क्योंकि इसके बाद से तुम्हारे हर बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। दामीर ने कासिम खान के जाने के बाद पॉकेट्स में हाथ डालकर संजीदगी से कहा। रात को कासिम खान आया था। दामीर और अदनान इस वक्त बेसमेंट में खड़े थे जब दामीर ने उसे बताया। दामीर की बात सुनकर अदनान ने हैरत से उसे देखा। क्या बोल रहे हो, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? अदनान ने हैरत से उसे देखते हुए पूछा। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है अदनान, कल रात जब मैं नीचे आया था तो पहले से ही कोई लॉज में मौजूद था और तब मुझे पता चला कि वो कोई और नहीं बल्कि कासिम खान है जो हमारे घर में बहुत होशियारी से दाखिल हुआ था। दामीर ने संजीदगी से बताया तो अदनान उसे आंखें फाड़े देखने लगा। तो क्या हुआ फिर? अदनान ने पूरी आंखें खोले दामीर को देखते हुए पूछा। बस होना क्या है, समझ लो मोहलत दी है मैंने उसे, दामीर ने आराम से बताया तो अदनान हैरत से उसे देखने लगा। तुमने उसे जाने क्यों दिया? तुम्हें याद नहीं कि उसने कैसे मारा हमारे अपनों को? अदनान ने उसके सामने खड़े होकर हैरत से पूछा। सब याद है मुझे, कुछ नहीं भूला मैं। उसने जो भी करना है ना वो मेरी दी गई मोहलत में वो कर ले, मगर उसके बाद उसे हर उस चीज़ का हिसाब देना होगा पड़ेगा जो उसने किया है, दामीर ने संजीदगी से कहा जबकि जनाब सिर्फ उसे खामोशी से सुन रहा था। खुदा बुरे लोगों की रस्सी ढीली छोड़ देता है जिससे इंसान को लगता है कि उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, मगर कहते हैं ना खुदा की लाठी बेआवाज है, जब पड़ती है तो इंसान की अक्कड़ तोड़ कर रख देती है। तो मैं बस अब तुम देखते जाना, खुदा मेरी मदद ज़रूर करेगा उसे उसके अंजाम तक पहुंचने के लिए। दामीर ने पॉकेट में हाथ डाले संजीदगी से अजलान की तरफ देखते हुए कहा। अजलान ने उसकी बात सुनकर सर हिला दिया। खंजर की लाश की को पहचान दी, खंजर की लाश पहुंचा दी उसके ठिकाने ताकि दूसरे गैंगस्टर की लाश को देखकर इबरत पकड़े। दामीर ने अजलान से पूछा तो अजलान ने सर हाँ में हिला दिया। हाँ पहुंचा दिया, अजलान ने दामीर को देखकर कहा और खामोश हो गया। सनम उस वक्त लॉन में चेयर पर बैठी हुई थी और पौधों को देख रही थी कि तभी गुल और महक उसके पास आकर बैठ गई। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई तासर नहीं थे। गुल और महक के आने पर वो दोनों की तरफ मुतवज्जो हुई। कैसी हैं आप? गुल ने मुस्कुराते हुए सनम से पूछा। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? सनम ने भी जवाबन मुस्कुरा कर पूछा। दामीर ने अगर उसकी मोहब्बत को कबूल नहीं किया था तो इसने वो गुल से नफरत क्यों करती? इसीलिए उसे गुल से कोई शिकवा नहीं था और ना ही वो गुल से नफरत करती थी। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, गुल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मेरा नाम गुल है और आपका नाम सनम है ना? मुझे दामीर ने बताया था, गुल ने मुस्कुराते हुए उसे बताया। आप दामीर की वाइफ है ना? सनम ने गुल को देखते हुए पूछा। जी, गुल ने मुस्कुराते हुए कहा। और आप अजलान की वाइफ है? सनम ने अब महक की तरफ देखकर पूछा। अभी वो कुछ और भी कहती कि वहाँ ऑन आ गया। गुल और महक ऑन को शरारत से देखती वहां से चली गई। सनम भी खड़ी हो गई और एक नजर ऑन को देखा। ये दुपट्टा सर पर लेने के लिए है, कंधे पर लटकाने के लिए नहीं। ऑन ने उसके कंधे पर रखे दुपट्टे की तरफ इशारा करके कहा और खुद ही आगे होकर दुपट्टा उसके सर पर दिया। सनम ने उसे खूनखार नजरों से देखा और गुस्से से दोबारा सर से दुपट्टा उतारा। ऑन ने उस की हरकत पर उसे गुस्से से देखा और दुपट्टा वापस उसके सर पर दिया और क्योंकि इर्द गिर्द गार्ड भी खड़े थे जो इनकी तरफ नहीं देख रहे थे। सनम ने गुस्से से दुपट्टा दोबारा उतार दिया और ने उसे एक सख्त दूरी से नवाजते हुए दुपट्टा फिर से उसके सर पर उड़ा दिया। सनम गुस्से से दोबारा उतारने लगी और ने उसके दोनों बाजू पकड़ लिए। अब ये दुपट्टा सर से उतरना नहीं चाहिए सनम, वरना मैं बहुत बुरे तरीके से पेश आऊंगा। ऑन के लहजे में वार्निंग थी। सनम ने उसे गुस्से से देखा और अंदर चली गई और कमरे में आकर बेड पर बैठ गई। उसने आंखें बंद की तो आंखों के सामने दामीर की बुरी तरह धुतकारने वाला मनाजर लहराया। आंखें बंद होने के बावजूद उसकी आंख के कोने से आंसू निकला और बालों में जज्ब हो गया। उसे अपना आप इस वक्त बेहद बेबस महसूस हो रहा था। माजी
आदम साहब को जल्द ही दफना दिया गया था क्योंकि डेड बॉडी इस हालत में नहीं थी कि उसे मजीद रखा जाए। उनकी मौत को एक हफ्ता गुजर चुका था। तामीर को इस वाक़ये से बहुत तकलीफ पहुंची थी, मगर उसने खुद पर काफ़ी ज़ब्त किया हुआ था और उसको देखकर कोई भी ये बता नहीं सकता था कि उसके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। बच्चों को किडनैप करके इन्हें अपने जैसा घटिया इंसान बनाते हो और स्मगल भी करते हो, और जब अपना मकसद पूरा नहीं होता तो मासूम जानों को मारते हो और शहर में बम धमाके करते हो। तामीर इस वक्त वादी से बाहर एक सुनसान इलाके में था और एक छोटे से घर में कुर्सी पर एक गैंगस्टर को बांधा हुआ था और सुर्ख आंखें लिए उससे कह रहा था। दामीर ने चाकू उठाया और उसकी आंख में दे मारा, जिससे वो बुलबुला उठा। दामीर से अपनी जान की भीख मांगने लगा। तुम दूसरों पर रहम करते हो जो मैं तुम पर रहम करूं। मासूम बच्चों को उनके वालिदैन से दूर करके इन्हें अजियत देते हो। शहर में बम धमाके होने पर इतने मासूमों की जान जाती है और तुम चाहते हो कि मैं तुम पर रहम करूं। ये मुमकिन नहीं है। दामीर ने चीख कर कहते उसकी दूसरी आंख में भी छुरी मारी, जिससे वो तड़प उठा। अब दामीर दर दर पे दर उसके सीने पर दिल के मकाम पर छुरियां मारने लगा और रुका नहीं, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो गई। दामीर की आंखें उस वक्त तनहा की सूख थी जैसे उसकी आंखों में खून हो। उसे सब कुछ याद था। नाना नानी और खाला की मौत, गुल की बेतवारी और अब आदम साहब की मौत ने उसे तकलीफ से दो चार कर दिया था। वो आदम साहब की कलाई पर भी वही निशान देख चुका था जो अपने नाना नानी, खाला, गुल के वालिदैन और महक की कलाई पर भी था। उस इन सब को मारने वाले एक ही शख्स था, मगर वो कौन था? इस वक्त था कहाँ? सीसीटीवी कैमरे सिर्फ घर के बाहर लगे हुए थे, अंदर नहीं, जिससे वो देख पाता कि आखिर वो कौन था। मगर इससे सीसीटीवी कैमरे से उस दिन की सारी वीडियोस देखी थी कि उस दिन आया कौन था, मगर बदकिस्मती से कासिम खान ने चेहरे को रुमाल से ढांपा हुआ था और अंदर जाकर चेहरे से रुमाल हटाया था। दामीर इतना तो जान गया था कि वो जो भी इंसान था बहुत चालाक था, जो पहले से ही सारी तैयारी मुकम्मल करके आया था। मतलब कि वो इंसान जानता था कि इनके घर के बाहर कैमरेज लगे हुए हैं, इसीलिए उसने अपना चेहरा रुमाल से छुपाया हुआ था और अंदर जाकर पहले देखा था कि कहीं कैमरा वगैरह तो नहीं लगा हुआ, और फिर जब यकीन हो गया कि कोई कैमरा नहीं लगा हुआ है तो चेहरे से रुमाल हटा दिया। ये सब सोचकर ही दामी का दिल किया कि उसी वक्त वो इंसान उसे मिले और वो उसका कत्ल कर दे। दामीर, क्या हो गया है? तुम इतने जालिम कैसे होते जा रहे हो? अजलान ने उस छोटे से घर में दाखिल होकर चेयर पर पड़े बेजान वजूद की बदतरीन हालत देखकर दामीर से पूछा। अजलान उसे कब से ढूंढ रहा था, मगर दामीर का जब उसे पता नहीं चला तो उसे लगा कि दामीर जरूर यहाँ होगा, क्योंकि इस घर के बारे में सिर्फ अजलान और दामीर जानते थे। और जब अजलान यहाँ पहुंचा तो चेयर पर पड़े वजूद की इंतहाई बुरी हालत देखकर उसका दिल खराब होने लगा। दामीर ने अपनी तन्हाई सुर्ख आंखों से ज़लान की तरफ देखा तो एक पल को ज़लान भी इसकी सुर्ख आंखें देखकर कंपकपा गया। दामीर, ये क्या हालत बनाई हुई है अपनी? चलो घर चलो, इस वक्त तुम्हारी तबीयत शायद ठीक नहीं है। ज़लान ने आगे बढ़कर उसके से छुरी ली और जमीन पर फेंक दी और उसके हाथ तन्हाई सुर्ख आंखों को देखते हुए कहा और उसे घर से बाहर ले जाने लगा। उसने दामीर को गाड़ी में बिठाया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। बस 20 मिनट तक वो घर पहुंचे। अजलान ने गाड़ी घर की बैक साइड पर खड़ी की, क्योंकि अगर वो फ्रंट डोर से जाते तो गार्ड्स ने दामीर को इस हालत में देख लेना था। इसीलिए अजलान ने गाड़ी बैक साइड पर खड़ी की और दरवाज़ा खोलकर दामीर को अंदर ले गया। वो घर में आए तो अजलान ने उसे ऊपर उसके कमरे में भेज दिया। लॉन्ज में इस वक्त कोई नहीं था, इसीलिए किसी ने इन्हें देखा नहीं। अजलान कमरे में आया तो अरमीन बेड पर बैठी शायद इसी का इंतजार कर रही थी। अजलान, मुझे फॉरेस्ट के लिए कुछ चीज़ें खरीदनी है, आप प्लीज़ मुझे माल ले जाएंगे? अरमीन ने अजलान के पास आकर नरमी से पूछा तो अजलान हल्के से मुस्कुरा दिया। आज मैं बहुत थक गया हूँ अरमीन, तुम प्लीज़ ड्राइवर के साथ चली जाओ। अजलान ने नरमी से कहा तो अरमीन लब भीज गई। अच्छा, ऐसा करो, अपने साथ रायना मुलाजमा को ले जाओ। अजलान जानता था कि उसे अकेले जाते हुए डर लगता है और वो हमेशा से अजलान के साथ जाती थी, इसीलिए अजलान ने उसे मुलाजमा के साथ जाने को कहा। अजलान की बात सुनकर अरमीन नरमी से मुस्कुरा दी और हाँ में सर हिला दिया। अजलान ने मुस्कुराते हुए उसे कमर से पकड़कर खुद के करीब कर लिया। कितनी अच्छी हो तुम, मेरी हर बात मान लेती हो। अजलान ने मुस्कुराते हुए कहा तो अरमीन भी मुस्कुरा दी। आप आराम करें, मैं फारिस और रायना के साथ जा रही हूँ और आप पीछे हूँ। अब
पीछे हो। अरमीन ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे करने की कोशिश करते हुए कहा, मगर अजलान टस से मस ना हुआ। उसके पीछे ना होने पर अरमीन ने उसे घूरा तो मुस्कुराता हुआ उस पर झुका और उसकी सांसें रोक गया। उसके लम्स पर अरमीन अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। थोड़ी देर बाद जब अजलान उससे दूर हुआ तो उसकी बंद आंखें और चेहरे पर शर्म व हया के रंग देखकर उसके लब मुस्कुराया। अजलान ने उसे छोड़ा तो अरमीन घबराकर जल्दी से कमरे से बाहर चली गई, जबकि उसकी हमेशा की तरह घबराने पर अजलान कहका लगा पड़ा। हाल गुल गुल और दामिर लॉन में बैठे हुए थे और आजकल गुल मैडम को दामिर पर बहुत प्यार आ रहा था और अभी भी वो इसकी खूबसूरत नीली आंखों की तारीफ कर रही थी और दामिर सिर्फ मुस्कुरा रहा था उसकी बातें सुनकर। क्या हो रहा है माय हैंडसम बेस्ट बीस्ट? अजलान ने दामिर के साथ वाली चेयर पर बैठकर मुस्कुराते हुए पूछा, जबकि दामिर जो गुल की बातों को एंजॉय कर रहा था अजलान की एंट्री पर सख्त मजा हुआ। बीस्ट? गुल अजलान की बात पर हैरान हुई। आपको तो पता होगा गुल भाभी, दामिर की बात बारे में तो इसलिए उसे बेस्ट बुलाया जाता है, दामिर ने बताया। नहीं? अजलान की बात सुनकर गुल समझ चुकी थी कि अजलान क्या कह रहा है उसे, इसलिए वह सख्त बदमजा हुई। और आप बेस्ट की ब्यूटी? अजलान मजे से कहता अब दोबारा वापस चला गया, जबकि उसकी बात सुनकर गुल ने लब काटे। सही तो कह रख कर गया है अजलान, तुम मेरी यानी कि बेस्ट की ब्यूटी हो जिसकी हिफाजत करना मेरा फर्ज है, और तुम्हें मुझसे कभी शिकायत नहीं होगी माय ब्यूटी, दामिर ने आखिर में शरारत से कहा। तो गुल शर्मा गई और आंखें झुका गई और दामिर के उसके शर्माने पर खुलकर मुस्कुराया। रात हो चुकी थी और इस वक्त फरीदा बेगम अपने कमरे में बेड पर बैठी हुई थी। वो खुश थी कि इनके तीनों बच्चों की शादियां हो चुकी थी और भी सनम को फरीदा बेगम से मिलवाने लाया था और इनको सनम बहुत अच्छी लगी थी। वो अभी ये सब सोच कर मुस्कुरा रही थी कि इन्हें एहसास हुआ कि इनके अलावा भी इस कमरे में कोई था। उन्होंने मुड़कर देखा तो एक आदमी खिड़की से अंदर आया था और वो कोई और नहीं बल्कि कासिम था। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? फरीदा बेगम ने घबराते हुए पूछा। तेरी मौत, कासिम खान कहते ही उनके करीब आ गया। कहा था मैंने दामिर को कि अगली मरतबा जब मैं यहाँ आऊँगा तो इस घर से एक मौत तो ज़रूर होगी और वो है तेरी। कासिम खान ने कहते ही छुरी निकाली और उसके मुंह पर हाथ रखकर शह रग पर चला दी और चंद ही लम्हों में उनकी सांसें थम गई। कासिम खान ने उसकी कलाई पर अपनी मोहर लगाई और हंस दिया। इसी वक्त दरवाज़ा खुला और कासिम खान को देखकर महक की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कैसे ना भूलती इस चेहरे को जिसने उसके माँ बाप को बेरहमी से मारा था और उससे भी मारने की कोशिश की थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर कासिम खान ने महक की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। खौफ महक के चेहरे पर वाज़ेह था और डर के मारे महक के गले से आवाज़ नहीं नहीं निकल रही थी। कासिम खान ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ उसे देखा और जैसे आया था वैसे ही चला गया। कासिम खान के जाने के बाद महक की नज़र जैसे ही फरीदा बेगम पर गई तो उसके मुंह से एक चीख बरामद हुई। सब जो लॉन्ज में बैठे हुए थे महक की चीख सुनकर घबराकर वहां आए। महक, क्या हुआ? अजलान ने उसके पास आकर घबराकर पूछा, मगर जब उसकी नज़र कमरे में फरीदा बेगम के बेजान वजूद पर पड़ी तो उसकी आंखें हैरत से खुल गईं। दामिन इन दोनों को पीछे करके अंदर गया तो फरीदा बेगम के बेजान वजूद को देखकर उसके औस खता हुए वो इनकी तरफ भागा और इन्हें हिलाने लगा। ग्रीनी, प्लीज आंखें खोले, ये क्या हो गया? ऐसा कैसे हो सकता है? दामिर ने धाड़ते हुए कहा तो बाहर खड़ी गुल समेत सब उसकी धाड़ पर दड़ गए। फरीदा बेगम के बेजान वजूद को देखकर महक के जहन में पुराने मनाजर लहरा रहे थे जब उसके माँ बाप का भी बहुत बुरे तरीके से कत्ल किया गया था। वो चीख चीख कर कानों पर हाथ रखकर रोने लगी। महक! गुल ने उसकी हालत देखकर कंपकपाती आवाज में उसे पुकारा, जबकि महक होश चीख रही थी। ऑन की आंखें जब से सुर्ख हो चुकी थी, जबकि सनम बहुत ज्यादा घबरा गई थी। अजलान ने महक को पकड़ा और उसे कमरे में लेकर जाने लगा, जबकि गुल भी बहुत घबरा गई थी। दामिर ने फरीदा बेगम की कलाई देखी तो वहां पर कासिम खान के नेम ऑफ डेथ की महर लग कर उसकी आंखों में खून उतर आया। वो बहुत बहुत बड़ी गलती की है तुमने कासिम खान। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि गेम कैसे खेलते हैं। तुमने बुज़दिलों की तरह पीठ पीछे वार किया है, मगर मैं तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे अंजाम तक पहुंचाऊंगा। दामिर ने गुस्से से सुर्ख होती आंखों से तस्वर में कासिम खान से मुखातिब हुआ। कासिम खान घर की बैक साइड जहां गार्ड्स नहीं थे से घर में दाखिल हुआ था। चुनाचा फरीदा बेगम का कमरा नीचे वाले पोर्शन में था, जिसकी खिड़की घर के बैक साइड पर बनी लॉन की तरफ खुलती थी। वहां से कासिम खान बहुत आसानी से उनके कमरे में दाखिल हुआ था। कासिम खान जब
कल रात इनके घर आया था तो उसने रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए बहुत कुछ जान लिया था, जिसमें वो ये भी जान चुका था कि फरीदा बेगम का कमरा कौन-सा था। घर की बैक साइड पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी और ना कोई कैमरा लगा हुआ था, क्योंकि इनके घर की पिछली साइड पर कोई घर नहीं था और बहुत कम लोगों का वहाँ से गुज़र होता था। इसीलिए घर की बैक साइड पर सिक्योरिटी का कोई इंतज़ाम नहीं था। जब घर कासिम खान ने महक को देखा था तो वो जानता था कि ये सब देखकर महक तब तो चीखेगी नहीं जब तक कासिम खान वहां से चला नहीं जाता। तो वो उसे शैतानी मुस्कुराहट से देखता वहां से चला गया। माजी अरमीन इस वक्त रायना के साथ शॉपिंग मॉल आई हुई थी। वो फारिस के लिए चीज़ें देख रही थी जब उसे खुद पर किसी की नज़रों का एहसास हुआ। उसने इसकी नज़रें दौड़ाई मगर कोई भी उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं था। उसने अपना वहम समझकर अपनी सोच को नफ़ी की और दोबारा चीज़ें देखने लगी, मगर उसे फिर से अपना आप किसी की नज़रों के हारस में महसूस हुआ तो वो झुंझलाई। रानिया चलो घर चलते हैं, इतनी शॉपिंग काफ़ी है, बाकी मैं अजलान के साथ आकर कर लूँगी। अरमीन ने वहाँ से जाना ही बेहतर समझा, इसीलिए रानिया को घर चलने का कहा। जी चलें। रानिया ने ताबेदारी से सर हाँ में हिला दिया। अरमीन ने बिल पे किया और माल से बाहर आकर गाड़ी में बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन उसे देख रहा है, मगर वो ये नहीं जानती थी कि वो कोई और नहीं बल्कि कासिम खान था, जिसकी गंदी नज़र अरमीन पर पड़ चुकी थी और अब वो किसी भी कीमत पर अरमीन को हासिल करना चाहता था, क्योंकि कासिम खान का कहना था जो चीज़ उसे पसंद आ जाए वो उसे हासिल करके रहता है, और अगर अगर वो इसकी नहीं होगी तो किसी की भी नहीं होगी, फिर चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो। और अपनी इस जिद की वजह से उसने नादिया आलिया बेगम की बहन को मारा था। कासिम खान ने अरमीन की सारी इंफॉर्मेशन निकलवाई और उसके नंबर पर कॉल की। रात हो चुकी थी और अरमीन जो इस वक्त बालकनी में खड़ी थी अपने फ़ोन पर अनजान नंबर से आती कॉल देखकर कॉल काटने लगी, मगर किसी ख्याल के तहत उसने कॉल पिक कर ली और फ़ोन कान से लगाया। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन? अरमीन ने कॉल पिक करते ही नरमी से कहा, कासिम खान, दिल आ गया है तुम पर और अब तुम्हें हासिल भी करना चाहता हूँ। कासिम खान ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं शादीशुदा हूँ और अपने घर में बहुत खुश हूँ, आइंदा मुझे कॉल मत कीजिएगा। अरमीन गुस्से से कहती कॉल काटने लगी, जब उसकी बात सुनकर रुक गई। जानता हूँ शादीशुदा हूँ, मगर तुम अपने शौहर से तलाक लेकर मेरे पास आ जाओ, रानियों की तरह रखूंगा तुम्हें। कासिम खान ने अपनी तरफ से उसे लालच दी। अपनी बकवास बंद करो, और शर्म नहीं आती मुझसे ऐसी बातें कहते हुए? मैं अपने घर रानियों की तरह ही रहती हूँ और मेरे लिए मेरा सब कुछ और मेरा और बेटा है मेरा शौहर और मेरा बेटा है। रानिया ने गुस्से से कहा तो अरमीन की बदतमीजी पर कासिम खान को बहुत गुस्सा आ गया। तमीज से बात करो लड़की, अगर तुमने मुझे इनकार किया तो तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। कासिम खान ने उसे धमकाया, मैं इनकार कर चुकी हूँ मिस्टर, मैं अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती हूँ और उसे कभी नहीं छोड़ूंगी, जो करना है कर लो। अरमीन ने बेखौफी से कहा, मुझे इनकार करने वालों का अंजाम मौत होती है अरमीन, और तुम मुझे इनकार करके अपनी मौत को बुलावा दे ना दो। कासिम खान ने गुस्से से कहा, मौत तो बरहक है और मौत से क्यों डरूं मैं? मौत तो सबको आनी है, मुझे भी आनी है, फिर चाहे कल आए या आज। अरमीन ने पुख्ता यकीन से कहा, तो मिस अरमीन अब तुम अपनी मौत की तैयारी करो, क्योंकि मुझे इनकार करने वाला आज तक जिंदा नहीं रहा। कासिम खान ने कहते ही कॉल काट दी। कॉल कटते ही अरमीन ने एक गहरा सांस लिया और कमरे में चली गई। हाल फरीदा बेगम की मौत का एक हफ्ता गुजर चुका था और इनको दफना दिया गया था। इस बात का इल्म सिर्फ घर के अफराद और मुलाजमीन को था और किसी को नहीं। महक अब काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुकी थी और उसने अजलान को यही बताया था कि जब वो कमरे में गई थी तो कासिम खान फरीदा बेगम को मार चुका था और फिर खिड़की से चला गया। दामिर भी फरीदा बेगम की मौत से काफ़ी जहनी अजिया से गुजरा था, मगर हमेशा की तरह उसने खुद पर बहुत जब्त किया था। अजलान और ऑन भी काफ़ी दुखी और उदास थे, मगर इन दोनों ने भी काफ़ी हद तक खुद को संभाल लिया था। अजलान इस वक्त दामिर के कमरे में था और दामिर के जहन में इस वक्त सिर्फ एक ही बात गर्दिश कर रही थी कि कासिम खान कैसे घर में दाखिल हुआ। इस वाक़े के बाद से आज दामिर को ये सब सोचने का मौका मिला था, क्योंकि वो एक हफ्ते से जहनी अजियत का शिकार था, मगर गुल हमेशा उसके साथ रहती थी जिससे वो बहुत बेहतर था, और आज ये सब सोच रहा था। दामिर इस सारे वाक़े को दोबारा सोचा कि क्या हुआ था इस दिन। दामिर बचपन से ही काफ़ी ज़हीन था, इसीलिए सारा वाक़या दोबारा से याद करने पर उसे बात समझ आई थी। हमारे घर की बैक साइड पर कोई सिक्योरिटी
اور کوئی کیمرہ نہیں لگا۔ اس کا مطلب قاسم خان بیک سائڈ سے گھر میں داخل ہوا ہے اور گرینی کے کمرے کی کھڑکی کھلی تھی جب ہم ان کے کمرے میں گئے تھے۔ اس کا مطلب کہ وہ کھڑکی سے اندر داخل ہوا تھا۔ اور مہک نے بھی تمہیں یہی بتایا تھا کہ جب وہ کمرے میں گئی تھی تو قاسم خان گرینی کو مار چکا تھا اور کھڑکی سے باہر سے گیا تھا۔ مطلب صاف ہے، اس نے بہت ہوشیاری سے یہ سب کیا ہے۔ تعمیر نے سوچ کر اذلان کو بتایا تو اذلان نے اس کی بات سن کر سر میں ہاں ہلا دیا۔ ہاں تو ٹھیک کہہ رہے ہو، اذلان نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا، مگر وہ مزید کچھ کہتا کہ گل کمرے میں داخل ہوئی۔ گل کو دیکھ کر اذلان کمرے سے باہر چلا گیا۔ دامیر، وہ کیا میں اب کل سے یونیورسٹی جا سکتی ہوں؟ گل نے نرمی سے مسکرا کر دامیر سے پوچھا تو دامیر ہلکے سے مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے، تم کل سے چلی جانا، بلکہ میں خود تمہیں چھوڑنے جاؤں گا۔ دامیر نے مسکرا کر کہا تو گل بھی مسکرا دی۔ دامیر فریش ہونے میں واش روم چلا گیا تو گل نے اپنا فون اٹھایا اور ہرمین کو کال کی۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ ہرمین کال پک کرتی ہی گل نے چہکتی آواز میں پوچھا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ ہرمین نے بھی کافی وقت بعد گل سے بات کی تھی تو اسے کافی خوشی ہوئی تھی گل کی آواز سن کر۔ میں بہت خوش ہوں، میں نے تمہیں یہ کہنے کے لیے کال کی تھی کہ میں کل سے یونیورسٹی آ رہی ہوں۔ تم چاہتی اور میں چاہتی ہوں تم فارس کو بھی اپنے ساتھ لے آؤ، کیونکہ اب میں اسے اپنے پاس رکھوں گی، وہ مجھے کافی مس کر رہا ہوگا، تو اب میں اسے اپنے ساتھ ہی رکھوں گی۔ گل نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں اسے لے آؤں گی، مگر تمہارے ساتھ سب ٹھیک تو ہے نا؟ ہرمین نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں، میرے ساتھ سب ٹھیک ہے، اور باقی باتیں اب کل کریں گے، گل نے کہتی ہی کال کاٹ دی اور مسکرانے لگی۔ دامیر، اگر میں خود سے ایک فیصلہ کروں اور اسے اپنے ساتھ گھر لے کر آؤں تو آپ برا تو نہیں مانیں گے نا؟ گل نے ایک آس سے دامیر سے پوچھا۔ دامیر اسے یونیورسٹی چھوڑنے آیا تھا اور وہ جب یونیورسٹی پہنچ گئے تو گل نے دامیر سے پوچھا، گل کوئی غلط قدم مت اٹھانا بس۔ دامیر نے اسے وارن کیا۔ مجھ پر بھروسہ رکھیں دامیر، گل نے دامیر کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر کہا تو دامیر نے سر ہاں میں ہلا دیا۔ مجھے واپسی میں آپ مت لینے آئیے گا، ڈرائیور کو بھیج دیجیے گا کل، گل نے کہا تو دامیر نے اسے گھور کر کہا، نہیں بھاگتی دامیر، یقین رکھیں مجھ پر، میں آپ کا بھروسہ نہیں توڑوں گی، گل نے محبت سے کہا تو دامیر نے سر ہاں میں ہلا دیا۔ گل نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا اور گاڑی سے اتر کر یونیورسٹی میں چلی گئی۔ سب اس وقت لانج میں بیٹھے ہوئے تھے جبکہ صنم ان سب کے ساتھ ٹھیک تھی۔ وہ نہ تو دامیر کو دیکھتی اور نہ اس سے کچھ کہتی، وہ کافی خاموش ہو چکی تھی۔ گل کو یونیورسٹی سے آنے کا ٹائم ہو چکا تھا، تبھی گل ایک بچے کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی۔ گل کے ساتھ ایک بچے کو دیکھ کر سب حیرانی کھڑے ہو گئے۔ اس بچے کو دیکھ کر اذلان کے لبوں سے صرف ایک ہی نام نکلا، فارس۔ اذلان نے لب ہلائے۔